नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक खेती में वरदान है ट्राइकोडर्मा का उपयोग। सर्पगंधा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फसलों में रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न दवाओं का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्राइकोडर्मा का फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान समय में आधुनिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है दिनों दिन। तो आधुनिक खेती का मतलब एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ में एक प्रोडक्शन शुद्ध भी होना चाहिए, जो इंसानों के लिए खाने में किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव न करे। तो इसलिए आधुनिक खेती में एक जैविक जो कल्चर होते हैं उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उपज की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इन रोगों के नियंत्रण पर दवाओं का खर्च भी अधिक लगता है। इन सब से बचने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आप फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो मृदा जनित रोगों को रोकता है। इसका प्रयोग कई फसलों में कर सकते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, कपास, सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, केला, राजमा, गोभी, मटर, सूरजमुखी इत्यादि। ये ट्राइकोडर्मा का होता है जो मुख्य रूप से फफूंदीनाशक के रूप में किसान उसको काम में लेते हैं। को बाजार में खरीदने के बाद में हम घर लाके उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका कल्चर का, और डेवलपमेंट करने के बाद में उसको हम खेती के उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग करने का दो तरह का तरीका होता है हमारा। एक होता है बेसल डोज में काम में लेना, जो बेड बनाते वक्त उसको काम में लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है ड्रिप के थ्रू उसमें फसल में अप्लाई करने का। तो इसको हमें घर लाने के बाद में दो तरह से उसको डेवलप करते हैं। एक होता है पानी में सीधा उसको डेवलप करना, और दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट या गले सड़े खाद में उसको डेवलप करना। पानी में ड्रम में डेवलप करने के लिए हम उसमें एक पहले 200 लीटर का पानी का ड्रम लेते हैं, उसमें करीब 180 लीटर पानी डालते हैं। शुद्ध पानी हो, किसी तरह का पौंड का पानी काम में नहीं लेते हैं, शुद्ध पानी उसको काम में लेते हैं। और उसमें 2 किलो गुड़ एक अलग से एक उसमें ओटा कर और उसको ठंडा करके छान कर फिर उसमें 2 किलो गुड़ को उसमें ड्रम में डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो कल्चर होता है बाजार से लाया हुआ कल्चर या यूनिवर्सिटी से लाया हुआ कल्चर या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय वगैरह से लाते हैं, तो उनको लाके उसमें ड्रम में छोड़ देते हैं। उसके साथ ही उसमें करीब आधा किलो हम बेसन मिलाते हैं, किसी भी तरह का दाल का बेसन हो। तो बेसन मिलाने के बाद में उसको हम डंडे से हिलाते रहते हैं। तो करीब 6 से 7 दिन तक इसको सुबह शाम दोनों टाइम उसको डंडे से हिलाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो झाग देना शुरू कर देता है। झाग देने के बाद में जब झाग शांत हो जाते हैं करीब 6 से 7 दिन के बाद में, तो उसको हम ड्रिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए उसको छान कर कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बनाने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम उसको काम में ले लेते हैं। ट्राइकोडर्मा का खेतों एवं फसलों में इस्तेमाल करके कई रोगों जैसे जड़ गलन, तना गलन, बीज सड़न, आद्र गलन, उकठा इत्यादि की रोकथाम बहुत कम पैसे में आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में जड़ गलन रोग आ रहा है तो आप इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करें।
तो इससे आपकी फसल रोग से बच जाएगी और पैदावार अधिक मिलेगी। एक दूसरा तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट या सड़े गड़े सड़े उसमें गोबर में उसको डेवलप करने का। तो उसके लिए हम एक क्विंटल पहले सड़ी गली गोबर का खाद लेते हैं या फिर उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट लेते हैं 1 क्विंटल, और उसमें 2 किलो हम ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर होता है लाया हुआ वो उसमें डालते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें अच्छी तरह से नमी करते हैं। करीब 50 से 60% नमी करने के बाद में उसको छाया में रखते हैं। छाया में रखकर उसको अच्छी तरह से टाट से हम ढक देते हैं और उसमें नमी बनाए रखते हैं हमेशा करीब 10 दिन तक। और 10 दिन करीब 8 से 10 दिन बाद में उसमें दोबारा से फिर पलटी निकालते हैं एक बार, फिर उसमें नमी करते हैं और फिर 8 से 10 दिन तक उसको फिर रख देते हैं। तो करीब 20 दिन के बाद में अच्छी तरह से कल्चर उसमें डेवलप हो जाता है और उसको हम बेड बनाते वक्त उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी तरह का अगर फंगस होता है हमारी ज़मीन में तो वो उसमें कंट्रोल हो जाता है ट्राइकोडर्मा से। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। औषधीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने सर्पगंधा की खेती की है, उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप सर्पगंधा की फसल में इस वक्त कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र तिवारी से। सर्पगंधा की फसल आपकी पूरे सताब पर है। इसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। आप खेत में जाएं जहां सर्पगंधा लगा हुआ है, वहां पर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भर रहा हो या नालियां कहीं चौक हो रही हों। और जहां पर भी ऐसा दिखता है तो आप नालियों से जल निकास की व्यवस्था उसी समय करें, नहीं तो एक आध दिन भी पानी भरा रहेगा तो आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बाद में पानी निकलने के बाद आपके पौधे सूखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जहाँ भी पानी भरता है तो आप सामान्य तौर पर आपने व्यवस्था कर रखी है जल निकास की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इस जल निकास से काम नहीं चल रहा है तो आप हर 10 फीट में एक गहरी नाली निकाल कर उसको बड़ी नाली से जोड़ दें ताकि पानी उसका ड्रेन आउट हो जाए वर्षा के 1 आध घंटे के अंदर। किसान भाइयों, सर्पगंधा की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। इसलिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, आइए जानते हैं। वर्षा ऋतु में आप पानी भी भरा रहता है या कुछ भी होता है तो जो आपके खरपतवार हैं वो तो उगते ही रहते हैं, जैसे दूबा है, मोथा है, उनके लिए तो और अच्छा वातावरण मिल जाता है और ये जड़ों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो जब उसमें पानी भरा हुआ होता है, जब पानी गिर रहा होता है उस समय उसको निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो आप उसको खींच के उसको बीच बीच में निकालते रहेंगे तो जो आपका जो भी आप पोषक तत्व तो उसको देते हैं वो सारे पोषक तत्व तो सर्पगंधा का पौधा उपयोग करेगा और वीड उसमें कंपटीशन नहीं करेंगे। नहीं तो वो आपके खरपतवार तो अच्छा बढ़ जाएंगे और सर्पगंधा आपका छोटा रह जाएगा। तो जब पौधा अच्छे से बड़ा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जड़ों में चूँकि सांस नहीं ले पा रही हैं और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो रही है, उसके लिए आप जो भी यूरिया का छिड़काव है उसको बहुत स्प्लिट में करें। आप 2-2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से हर 15 दिन के अंतराल में उसको छिड़कें जब तक ये पानी का व्यवस्था ठीक नहीं होती है।
किसान भाइयों, सर्पगंधा एक औषधीय फसल है और यदि आपने इसकी खेती की है तो इस फसल को वर्षा के समय कुछ कीट और रोगों के द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। जड़ सड़न काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है, तो पौधा मुरझा कर सूख जाता है। इसके अलावा पत्तियों में बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। तो किसान भाई इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि जो जड़ सड़न और जो पत्तियों में धब्बे हो रहे हैं, इसके उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा 5 किलो 1 एकड़ के मान से गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर और उसमें खेत में छिड़काव कर दें। और साथ साथ अगर उसमें थोड़ा सा भी बतर हो तो उसमें बीच में उसका होइंग मशीन चलाकर और उसके जड़ों में मिट्टी को चढ़ा दें, ताकि ये बीमारी भी नहीं होगी। और चूँकि पानी सीधा संपर्क में नहीं आएगा उसके कॉलर पॉइंट के, तो जड़ों की सड़न की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा इसके बाद भी पत्तियों में जो आ रहे हैं आपके धब्बे, उसके लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के मान से प्रति लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव कर दें 15 दिन के अंतराल से, तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अब इस समय जो आसपास के खेतों में रोएदार इल्ली है, उसका काफ़ी प्रकोप देखा जा रहा है। तो अगर आपके आसपास उन खेतों में हो और आपके खेत में भी दिखाई दे कहीं कहीं और वो पत्ती को खाती है और बुरी तरह से खाती है, पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है, तो उसके भी कंट्रोल के लिए आप, चूँकि ये आपकी औषधि फसल है, तो आप केमिकल दवाई तो आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे प्रारंभ में आप नीम के जो तेल होता है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेत में छिड़काव करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 ग्राम 3 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसको अच्छी तरह से घोल लें। और उसके बाद जब आप उसको छिड़काव करते हैं तो उसके नीम के प्रभाव से बहुत सारे जो आपके ये स्पोडोप्टेरा जो आपकी इल्ली है और इसके अलावा भी किसी भी तरह की इल्ली है, तो उन सारी इल्लियों का प्रकोप कम हो जाता है। कड़वेपन के कारण उसको नहीं खाते हैं और आपकी फसल अच्छी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो अभी बताया जा रहा है जो समसामयिक है, इसको आप ध्यान रखें, उपयोग में लाएं। सर्पगंधा की फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कोरोना कोविड-19 महामारी के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। इस समय खरीफ फसलों में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए सिंचाई से पहले इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करें। खरीफ फसल जैसे मूंग, मोठ एवं चावला इत्यादि की फलियां पक चुकी हैं, अतः तैयार फलियों की तुड़ाई करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियां टियाले रंग के गहरे भूरे धब्बे
पत्तियों पर पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय नींबू के बागों में कैंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस रोग का प्रकोप होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 0.3% की दर से या स्टेप्टोसाइक्लिन का 200 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते के बागों में इस समय पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रोग का प्रसार रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के कृषक कानाराम चौधरी ने। यह शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कानाराम चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है। तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूँकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि यहाँ कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों के रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। बच्चों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। जब फल मेच्योर हो जाए यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तड़ाई जरूर कर लें,
क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।